तलाकशुदा कलेक्टर पति 7 साल बाद पत्नी के गांव पहुंचा। सच जानकर पूरी तहसील की जमीन हिल गई। दोस्तों, बारिश के बाद का मौसम था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में मनपुरा, जहां सड़कें कच्ची थीं पर लोगों के दिल पक्के थे, जहां सुबह की चाय की खुशबू और शाम की अजान की आवाज मिलकर एक अजीब सी शांति बनाते थे। उसी जिले में एक दिन एक सफेद अम्बेसडर गाड़ी मनपुरा गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट थी। ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला। बाहर निकले आईएएस अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, 42 साल, सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में कोई फाइल नहीं, चेहरे पर ना वो रौब जो अफसरों को होता है, ना वो घमंड जो ओहदे से आता है, बस एक थकान, एक पुरानी भारी 7 साल पुरानी थकान। गांव के लोग चौंक गए। ये कलेक्टर साहब यहां, इस गांव में, अकेले? बच्चे दौड़कर गाड़ी के पास आ गए। औरतें दरवाजों से झांकने लगीं, मर्द आपस में फुसफुसाने लगे। पर विक्रम किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखें गांव के पूरब कोने में एक घर पर टिकी थीं। एक साधारण पक्का घर, छोटा आंगन, तुलसी का चौरा, दरवाजे पर लटकता पुराना पर्दा। उस घर में रहने वाली उसकी तलाकशुदा पत्नी डॉक्टर मेघा सिंह चौहान, जो अब सिर्फ मेघा सिंह थीं। 7 साल पहले विक्रम और मेघा की कहानी उन रिश्तों जैसी थी जो किताबों में लिखे जाते हैं पर जिए नहीं जा सकते। मेघा मनपुरा की बेटी, एमबीबीएस, गांव की पहली डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में तैनात, सरल, जमीन से जुड़ी, मरीजों के लिए रात रात जागने वाली। विक्रम आईएएस, तेज दिमाग, बड़े सपने, जिले का सबसे होनहार अफसर। दोनों की मुलाकात एक सरकारी स्वास्थ्य सर्वे के दौरान हुई थी। मेघा ने विक्रम को पहली बार देखा था जब वो गांव वालों से उनकी भाषा में बात कर रहा था, बिना किसी ठसक के, बिना किसी दिखावे के। और विक्रम ने मेघा को पहली बार देखा था जब वो बारिश में भीगते हुए गरीब मरीज को अपनी छाता देकर खुद भीग रही थी। दोनों को प्यार हो गया। शादी हुई, पर किस्मत के अपने हिसाब होते हैं। विक्रम का ट्रांसफर होते रहा, आज यहां कल वहां। मेघा अपना अस्पताल, अपने मरीज नहीं छोड़ सकती थी। झगड़े शुरू हुए, दूरी बढ़ी, और एक दिन मेघा ने कहा, विक्रम, हम दोनों की दुनिया अलग है, हम एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना कहा था, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है। तलाक हो गया। मेघा अपने गांव लौट आई। विक्रम अपने काम में और ज्यादा डूब गया। 7 साल बीत गए। वर्तमान मेघा का घर। विक्रम ने उस आंगन के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। दिल की धड़कन बेकाबू थी। 7 साल में कभी नहीं आया था, न उसने बुलाया, न उन्होंने आने की कोशिश की। तो आज क्यों? उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? वही आवाज, 7 साल बाद भी वैसी ही। विक्रम का गला भराया। दरवाजा खुला। सामने मेघा, 38 साल, वही सरल चेहरा, आंखों में थकान, हाथ में एक पुरानी मेडिकल फाइल। उसने विक्रम को देखा। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। फिर मेघा का चेहरा सख्त हो गया। आप यहां? विक्रम ने धीमे से कहा। हां, आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मेघा की आंखों में कुछ हिला। उन्होंने एक पल सोचा, फिर धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। आइए। घर के अंदर। घर छोटा था पर साफ था। एक तरफ दवाइयां थीं, दूसरी तरफ मेडिकल किताबें, और दीवार पर एक तस्वीर, उनकी शादी की। मेघा ने उसे हटाया नहीं था। विक्रम ने वो तस्वीर देखी। उसके हाथ कांपे। मेघा ने 2 गिलास पानी रखे, बैठ गई, सीधी नजरों से देखती रही। बोलिए। विक्रम ने पानी का घूंट लिया, फिर धीरे से शुरू किया। मेघा, 7 साल पहले जो हुआ था वो मैंने होने दिया था। मेघा की भवें चढ़ी। मतलब तलाक मेरी गलती नहीं थी और तुम्हारी भी नहीं। वो एक साजिश थी जो हमारे बीच की गई थी। मेघा का चेहरा पत्थर हो गया। कैसी साजिश? विक्रम ने आंखें बंद की, जैसे 7 साल का बोझ एक साथ उठाने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त मैं जिस जिले में पोस्टेड था, वहां एक बड़ा खनन घोटाला चल रहा था। अवैध रेत खनन, करोड़ों का, सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन।
मैं उस घोटाले की जांच कर रहा था। उन लोगों को पता चल गया। मेघा सांस रोककर सुन रही थी। उन्होंने पहले मुझे धमकाया, मैं नहीं माना। फिर उन्होंने लालच दिया, मैं नहीं माना। फिर उन्होंने रास्ता निकाला। कैसा रास्ता? मेघा की आवाज कांपी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने तुम तक पहुंचने की धमकी दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे अस्पताल का लाइसेंस रद्द करवा देंगे, तुम्हारे मरीजों के नाम पर फर्जी केस दर्ज करवा देंगे, तुम्हें झूठे इलाज के आरोप में गिरफ्तार करवा देंगे। मेघा का रंग उड़ गया। और तुमने? और मैंने सोचा कि अगर मैं इस घोटाले से लड़ता रहा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तुम एक ऐसी जगह में रहती हो, छोटा गांव, अकेली, दूर, जहां तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए मुश्किल था। तो तुमने क्या किया? मेघा की आवाज टूट रही थी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मैंने एक फैसला किया। मैंने जानबूझकर हमारे बीच दूरी बढ़ाई, झगड़े बढ़ाए। मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि तुम खुद तलाक मांगो, ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए, ताकि तुम मेरी वजह से उनकी नजरों में ना आओ, ताकि तुम सुरक्षित रहो। मेघा का गला रुंध गया। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। बाहर हवा चल रही थी, पर्दा हिल रहा था, पर उस कमरे में जैसे हवा भी सांस रोककर बैठ गई थी। मेघा का टूटना। मेघा उठ गई, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी पीठ विक्रम की तरफ थी, कंधे कांप रहे थे। 7 साल, उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि विक्रम को कान लगाना पड़ा। 7 साल मैं सोचती रही कि मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया। 7 साल मैं रात को उठकर रोती रही। 7 साल मैंने हर बीमार मरीज में तुम्हारा चेहरा देखा। और तुम जानते थे कि ये सब क्यों हुआ, और तुमने मुझे नहीं बताया। मेघा, चुप रहो। मेघा का स्वर कांपा। वे मुड़ी, आंखें लाल थीं पर आंसू नहीं बह रहे थे, जैसे दर्द इतना गहरा हो कि आंसुओं ने भी हिम्मत हार दी हो। तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया विक्रम। तुमने मुझे चुना ही नहीं। तुमने मेरी तरफ से फैसला कर लिया, बिना मुझसे पूछे। मैं डॉक्टर हूं, मैं लड़ना जानती थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती थी। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे पता था, पर मैं डरता था। किस बात से? इस बात से कि अगर तुम मेरे लिए लड़ती और कुछ हो जाता तुम्हें, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेघा ने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे पर जो 7 साल में बूढ़ा हो गया था, जिसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे, जिसके बालों में सफेदी आ गई थी। ये वही विक्रम था, पर 7 साल का बोझ उसे पहचानने से रोक रहा था। असली राज। मेघा धीरे से वापस बैठ गई। तुम आज क्यों आए? 7 साल बाद। विक्रम ने जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई फाइल निकाली। क्योंकि अब वो लोग फिर सक्रिय हो गए हैं। वही खनन माफिया, वही लोग। उन्होंने इस बार मनपुरा को निशाना बनाया है। मनपुरा? हां, इस गांव की जमीन, तुम्हारे मरीजों की जमीन। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। 300 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली है। गांव के गरीब किसान जानते ही नहीं। मेघा के हाथ कांपे। और इसमें मेरा क्या? विक्रम ने फाइल खोली। इसमें तुम्हारा सब कुछ है। इन डॉक्यूमेंट्स में एक गवाह का नाम है। वो गवाह तुम्हारे बाप की जमीन के बारे में झूठी गवाही देने वाला है। अगर ये गवाही गई तो तुम्हारे परिवार की 5 पीढ़ियों की जमीन चली जाएगी। मेघा की सांस रुक गई। मेरे बाप की जमीन? हां। कौन है वो गवाह? विक्रम ने फाइल का एक पन्ना आगे किया। मेघा ने नाम पढ़ा। चेहरा पत्थर हो गया। वो नाम था रामलाल सेठ। गांव का सबसे बड़ा आदमी, जिसे पूरा गांव इज्जत देता था, जिसके यहां त्योहारों पर लंगर लगता था, जो हर साल मंदिर में दान देता था। गहरा सच जो गांव नहीं जानता था। रामलाल सेठ। मेघा की आवाज टूट गई। हां। विक्रम ने गहरी सांस ली। मेघा, रामलाल सेठ सिर्फ गांव का सेठ नहीं है, वो उस पूरे नेटवर्क का मनपुरा वाला आदमी है। 7 साल पहले भी उसी ने ऊपर से ऑर्डर लिया था। तुम्हें धमकाने की योजना उसी ने बनाई थी। मेघा की मुट्ठियां भिज गईं। 7 साल, वो 7 साल से इस गांव में रहा, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। और वो, हां, और तुम जानते थे? पहले से नहीं जानता था, 2 साल पहले पता चला, जब एक विसल ब्लोअर मेरे पास आया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। मैंने तब से केस बिल्ड किया है।
तो 2 साल से तुम ये जानते थे और तब भी नहीं आए? विक्रम की आंखें भर आईं। नहीं आ सकता था। अगर मैं पहले आता तो वो सतर्क हो जाते। मुझे उनके पूरे नेटवर्क को एक साथ पकड़ना था, एक एक सबूत इकट्ठा करना था। और मेघा, इसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, एक बार और। मेघा के गालों पर अब आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा विक्रम। तुम हर बार अकेले फैसला कर लेते हो। हर बार मुझे बचाने के नाम पर खुद मुझे तोड़ देते हो। विक्रम उठा, मेघा के पास आया। घुटनों पर बैठ गया। 7 साल का आईएएस अफसर एक टूटे हुए इंसान की तरह उसके सामने। माफ करो, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैंने तुम्हें चुना, पर तुमसे बिना पूछे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेघा ने उसे देखा। वो विक्रम जिसे वो पहचानती थी, जिसे वो भूलने की कोशिश करती थी, जिसके लिए वो हर रात दुआ करती थी, वो आज उसके सामने था, टूटा हुआ, माफी मांगता हुआ। मेघा ने आंखें बंद कर लीं। अगले 2 दिनों में मनपुरा में कुछ ऐसा हुआ जो पीढ़ियां याद रखेंगी। विक्रम ने अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। रामलाल सेठ के घर से फेक डॉक्यूमेंट्स, काले धन के रिकॉर्ड्स, जमीन के फर्जी दस्तावेज और एक डायरी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्हें कब कितना पैसा दिया गया था। उस डायरी में थे तहसीलदार, पटवारी, 2 फॉर्मर एमएलए और एक ऐसा नाम जिसे देखकर पूरी टीम चुप हो गई। गांव का वो पंडित जो हर साल रामनवमी पर सबसे पहले पूजा करता था। रामलाल सेठ के घर से जब उसे हैंडकफ्स में निकाला गया, पूरा गांव इकट्ठा था। वही लोग जो उसके चरण छूते थे, वही औरतें जो उसे बड़े सेठ जी कहती थीं, वही बच्चे जो उसके यहां से मिठाई लेते थे, सब खड़े थे, सन्न, जैसे जमीन पर बिजली गिरी हो। उसी शाम मेघा अपने घर के आंगन में खड़ी थी। विक्रम पास आया। सारी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा हो गई हैं। तुम्हारे परिवार की जमीन सेफ है। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेघा, वो मुड़ी। एक बात पूछूं? हाँ। 7 साल तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? विक्रम चुप हो गया। मेघा ने उसकी आंखों में देखा। तुमने? नहीं। मेघा ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि तुमसे नफरत करूं या माफ करूं, इसीलिए कोई और रास्ता नहीं सूझा, विक्रम ने धीरे से कहा। और अब? मेघा चुप रही बहुत देर तक, फिर बोली, अब मुझे सोचने का वक्त चाहिए। 7 साल तुमने अकेले झेले, 7 साल मैंने अकेले झेले। इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलते। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं। 7 साल कर लिया, थोड़ा और कर लूंगा। मेघा के होठों पर एक बहुत हल्की, बहुत थकी हुई पर सच्ची मुस्कान आई। पहली बार 7 सालों में। रात हुई। मेघा के घर में चाय बनी। दोनों बैठे, पर मेघा के चेहरे पर अभी भी एक सवाल था। विक्रम, हाँ, तुमने कहा था एक विसल ब्लोअर आया था 2 साल पहले, उसने सब डॉक्यूमेंट्स दिए, वो कौन था? विक्रम की आंखें बदलीं। वो एक बुजुर्ग आदमी था, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, बहुत डरा हुआ। उसने कहा था, साहब, मैंने बहुत गुनाह किए, मैं इन लोगों के साथ था, पर मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूं। मेघा के हाथ रुक गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम? कहाँ का? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। मनपुरा का। मेघा की चाय ठंडी हो गई। नाम? एक लंबी खामोशी। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, हरिया काका। मेघा की आंखें भर आईं। हरिया काका? जो पिछले साल गुजर गए? हाँ। मेघा के हाथ कांपे। हरिया काका जो उनके दरवाजे पर बैठकर चाय पीते थे, जिन्हें वो खुद दवाइयां देती थीं, जो हर सुबह तुलसी चौरे पर पानी चढ़ाते थे, वही हरिया काका जो जाते जाते भी एक नेकी कर गए। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। शायद बताना नहीं चाहते थे, शायद डरते थे, या शायद उन्हें लगता था कि ये बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। मेघा ने आंखें पोंछीं। इस गांव में कितने राज छुपे हैं, विक्रम ने धीमे से कहा, और कितने अच्छे लोग जो चुपचाप बिना किसी को बताए दूसरों को बचाते रहते हैं। दोनों के बीच खामोशी आ गई, पर यह खामोशी वो नहीं थी जो 7 साल से थी। ये खामोशी भरी हुई थी। अगली सुबह मनपुरा में सूरज निकला। वही पुरानी धूप, वही खेत, वही तुलसी चौरा, पर कुछ बदल गया था। रामलाल सेठ का घर बंद था। गांव वाले उसके दरवाजे पर खड़े थे। जो कभी उसे इज्जत देते थे, वही आज उसकी पोल खुलने पर जमीन की तरफ देख रहे थे। और गांव के पूरब कोने में, मेघा के घर के आंगन में, एक सफेद एम्बेसडर खड़ी थी। अभी गई नहीं थी। गांव की बुजुर्ग औरत रमिया अम्मा ने देखा, हंसी, पड़ोसन से बोली, लग रहा है कलेक्टर साहब का इरादा बदल गया। पड़ोसन ने कहा, कैसे पता? रमिया अम्मा ने तुलसी चौरे की तरफ देखा। वहां देखो, तुलसी चौरे पर 2 जोड़ी जूते उतरे हुए थे। एक मेघा के छोटे साधारण चप्पल, दूसरे
विक्रम के सरकारी जूते, दोनों साथ। पड़ोसन मुस्कुराई। अरे 7 साल बाद भगवान की भी मर्जी हो गई लगती है। गांव की सड़क पर दोपहर को मेघा अपनी मेडिकल बैग लेकर निकली। मरीज देखने जाना था। विक्रम ने कहा, मैं चलूं? मेघा ने उसे देखा। कलेक्टर साहब डॉक्टर के साथ मरीज देखेंगे? आज मैं कलेक्टर नहीं हूं। मेघा ने एक पल सोचा, फिर बैग का एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो थामो। विक्रम ने बैग थाम ली और दोनों उस कच्ची सड़क पर चल दिए। 7 साल बाद, जैसे वो सड़क उनका इंतजार कर रही थी। अंत 3 हफ्ते बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। रामलाल सेठ, तहसीलदार, पटवारी सब गिरफ्तार। जमीनें वापस हुईं। गरीब किसानों को उनके कागजात मिले। और उस दिन अदालत के बाहर एक बुजुर्ग किसान ने विक्रम का हाथ पकड़ा। साहब, हमें नहीं पता था कि इतने सालों से कोई हमारे लिए लड़ रहा था। विक्रम ने मेघा की तरफ देखा और मेघा ने उस किसान से कहा, सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे। एक जो सामने से लड़ता रहा और एक जो पीछे से बचाता रहा। जब दोनों साथ आ जाते हैं तो लड़ाई जीती जाती है। उस बुजुर्ग किसान ने आंखें पोंछी। पूरी तहसील में बात फैल गई। कलेक्टर और डॉक्टर 7 साल बाद साथ आए और गांव बच गया। एपिलॉग 6 महीने बाद। मनपुरा, वही घर, वही आंगन, वही तुलसी चौरा, पर अब 2 जोड़ी जूते हमेशा साथ होते थे। मेघा की मेडिकल बैग थोड़ी हल्की होती थी क्योंकि विक्रम उसका आधा वजन उठाता था। विक्रम की फाइलें थोड़ी साफ होती थी क्योंकि मेघा उसे रात को चाय पिलाते हुए गलतियां ढूंढती थी। रमिया अम्मा हर रोज चौखट से देखती थी और हर रोज मुस्कुराती थी। भगवान देर से आता है पर आता जरूर है। और वो गांव मनपुरा, जहां एक दिन एक सफेद एम्बेसडर रुकी थी, जहां एक कलेक्टर घुटनों पर बैठा था, जहां एक डॉक्टर ने 7 साल बाद मेडिकल बैग का आधा हिस्सा किसी को थमाया था। वो गांव अब अलग था। जमीन वही थी, आसमान वही था, पर जो राज 7 साल से जमीन में दबे थे वे खुल चुके थे और उनकी जगह एक नई शुरुआत उग रही थी। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। कैसा इश्क था मेरा, कैसी ये खुमारी थी, तुझसे दूर जाने की मैंने खुद ही तैयारी थी। बेवफा नहीं था मैं, बस मजबूर था थोड़ा, तेरी रोशनी के खातिर मैंने साया तेरा छोड़ा। ओ मेरी जान जा तेरी महफिल सजी रहे, मेरी आह में भी बस तेरी खुशी छिपी रहे। जहर पी लिया मैंने तेरी उम्र के लिए, देख लौट आया हूँ बस एक नजर के लिए। सात साल की जुदाई और जख्म थे 1000, पर तेरे बिना भी तुझसे करता रहा मैं प्यार। इल्जाम अपने सर पे मैंने ऐसे सजाए थे, जैसे तेरे माथे पे मैंने फूल लगाए थे। गैरों ने क्या लूटना था, अपनों की साजिश थी, तेरे सपनों को बचाने की मेरी ये कोशिश थी। मेरे हिस्से की उम्र भी लग जाए तुझको ही, मैं तो मिट रहा हूँ आबाद रहे तू ही। ओ मेरी जान जा तेरी महफिल सजी रहे, मेरी आह में भी बस तेरी खुशी छिपी रहे। जहर पी लिया मैंने तेरी उम्र के लिए,
एक नजर के लिए। तलाकशुदा आईएएस पति 7 साल बाद पत्नी के महल में पहुंचा। सच जानकर पूरा शहर हिल गया। दोस्तों, गर्मी की दोपहर थी। शहर के सबसे बड़े आवास कॉलोनी में स्थित विशाल बंगले पर दोपहर की तेज धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे आसमान ने अपना पूरा गुस्सा उतार दिया हो। बगीचे में माली पानी छिड़क रहा था और सफेद संगमरमर की सीढ़ियां चमक रही थी। लेकिन इसी शांत दोपहर को तोड़ते हुए एक पुरानी ऑटो रिक्शा धीरे धीरे बंगले के मुख्य गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर ने जब इंजन बंद किया तो गार्ड ने आश्चर्य से देखा। इतनी पुरानी टूटी फूटी ऑटो इस इलाके में शायद ही कभी आती थी। ऑटो से उतरा एक कमजोर सा आदमी, मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर कई दिनों की दाढ़ी और आंखों में एक गहरी थकान। उसके हाथ में एक फटा हुआ कपड़े का थैला था और कंधे पर एक पुरानी छोली। गार्ड ने तुरंत रोका। अरे रुको, यहाँ किसके पास आए हो? भीख मांगने आए हो क्या? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी। मुझे मीरा से मिलना है, आईएएस अधिकारी मीरा वर्मा से। गार्ड हंस पड़ा। क्या, मीरा मैडम से? तुम जैसे आदमी को? पागल हो गए हो क्या? चलो यहां से भागो। लेकिन आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और गार्ड के सामने रखा। ये तलाक के कागज हैं, मैं उनका पति हूं, विक्रम। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कागज को देखा, फिर विक्रम को। तुम वही विक्रम हो जिसने मैडम को? हाँ, विक्रम ने शांति से कहा, मैं वही हूं और मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गार्ड ने घबराहट में अंदर फोन किया। कुछ मिनट बाद बंगले के मुख्य दरवाजे से एक महिला निकली। सफेद क्रिस्प साड़ी, बालों में जूड़ा, चेहरे पर सख्त अनुशासन का भाव और आंखों में वो तेज जो पूरे जिले में मशहूर था। आईएएस अधिकारी मीरा वर्मा। उन्होंने गेट की तरफ देखा और उनके कदम एक पल के लिए थम गए। 7 साल बाद उनके सामने खड़ा था वो आदमी जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, विक्रम। 7 साल पहले जब सब कुछ टूटा, मीरा और विक्रम की शादी किसी सपने जैसी थी। एक तरफ देश की होनहार आईएएस अधिकारी, दूसरी तरफ एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक छोटी कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी और प्यार हो गया। शादी के बाद पहले 2 साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर मीरा का तबादला हुआ। बड़ा पद मिला, जिम्मेदारियां बढ़ीं, काम का दबाव बढ़ा। और विक्रम, वो वैसे का वैसा रहा। सामान्य नौकरी, सामान्य आमदनी, सामान्य सपने। झगड़े शुरू हुए। मीरा को लगता था विक्रम में महत्वाकांक्षा नहीं है। विक्रम को लगता था मीरा उसे हीन समझती है। तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? मीरा एक दिन चिल्लाई थी। मेरे सभी सहकर्मियों के पति बड़े अफसर हैं, बिजनेसमैन हैं, और तुम बस एक छोटी सी नौकरी करते हो। विक्रम ने शांति से कहा था, मीरा, मैं खुश हूं जो मैं हूं, मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं। यही तो तुम्हारी समस्या है, मीरा ने कहा था। तुम्हारे अंदर कोई आग नहीं है। और एक दिन एक बड़े झगड़े के बाद मीरा ने तलाक की बात कही। विक्रम ने विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा था, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। और वो चला गया, शहर छोड़कर किसी को बताए बिना। मीरा ने सोचा था कि वो खुश होंगी, लेकिन सच ये था कि 7 सालों में हर रात उन्हें विक्रम की याद सताती थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो अपने अहंकार में अंधी थीं। वर्तमान बंगले के गेट पर मीरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी। विक्रम वहीं खड़ा था, उसी शांत भाव के साथ। विक्रम, मीरा की आवाज कांप गई। तुम यहां क्यों आए? विक्रम ने उनकी आंखों में देखा। मीरा, मुझे तुमसे बात करनी थी, बहुत जरूरी। मीरा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। 7 साल बाद? 7 साल में एक फोन नहीं, एक संदेश नहीं, और अब अचानक? विक्रम ने सिर झुकाया। क्योंकि अब मेरे पास समय कम है और कुछ सच हैं जो तुम्हें जानने चाहिए। मीरा का दिल बैठ गया। समय कम है मतलब? अंदर चलें, विक्रम ने धीमे से कहा। सड़क पर खड़े होकर यह बात नहीं हो सकती। मीरा ने हिचकिचाते हुए गेट खोला। दोनों अंदर आए। बंगले के बड़े ड्राइंग रूम में मीरा ने विक्रम को बैठाया। नौकर ने पानी लाया, लेकिन विक्रम ने छुआ नहीं। बोलो, मीरा ने सख्ती से कहा, हालांकि उनकी आवाज में दर्द साफ था। क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली। मीरा, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें बचाना था। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? सच की पहली परत। विक्रम ने बोलना शुरू किया। तलाक से ठीक 1 महीने पहले मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था। उस आदमी ने कहा
कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? किसने कहा? उस समय तुम एक बड़े भ्रष्टाचार केस की जांच कर रही थी। उस केस में कुछ बहुत बड़े लोग फंसे थे, राजनेता, व्यापारी और कुछ अफसर भी। वे लोग तुम्हें किसी भी तरह रोकना चाहते थे। मीरा की सांस रुक गई। तो मैंने मुझे निशाना बनाया। विक्रम की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो वो मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज करेंगे और फिर उन केसों को तुमसे जोड़ देंगे। कहेंगे कि तुम्हारा पति भ्रष्ट है, इसलिए तुम भी भ्रष्ट हो। मीरा के हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। ये सच है। उन्होंने मुझे सारे सबूत दिखाए, झूठे दस्तावेज, फर्जी फोटो, सब कुछ तैयार था। बस एक हस्ताक्षर की देरी थी। मीरा की आंखें भर आईं। तो मैंने तुम्हें बचाने का फैसला किया, विक्रम ने कहा। मैंने सोचा अगर मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो उनके पास कोई हथियार नहीं बचेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने वो नाटक किया। तुम्हें लगने दिया कि मैं कमजोर हूं, कि मुझ में कोई आग नहीं है। लेकिन हमारे झगड़े, मीरा रोने लगी, वे झगड़े असली थे, लेकिन मैंने उन्हें बढ़ावा दिया जानबूझकर, ताकि तुम खुद मुझसे तलाक मांगो, ताकि तुम्हें कभी शक ना हो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए गया हूं। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे लिए। तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी से बड़ी थी, विक्रम ने शांति से कहा। दूसरी परत, जहां विक्रम गया। मीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, 7 साल तुम कहां थे? क्या करते रहे? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। मैं शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में चला गया। वहां एक स्कूल में पढ़ाने लगा, गणित। बच्चों को पढ़ाना मुझे हमेशा पसंद था। स्कूल में? मीरा हैरान थी। तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, विक्रम ने कहा। लेकिन उन लोगों ने मेरा नाम आईटी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया था। कहीं नौकरी नहीं मिली, तो मैंने वही किया जो कर सकता था। मीरा का गला सूख गया। ये सब मेरी वजह से? नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। ये सब उन लोगों की वजह से हुआ जो तुम्हें गिराना चाहते थे। और मीरा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें नहीं गिरने दिया। मीरा उठी और विक्रम के सामने बैठ गई। विक्रम, अब तुम वापस आ जाओ मेरे पास, हम फिर से शुरुआत करेंगे। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा। मीरा, अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें जानना चाहिए। तीसरी परत, बीमारी का सच। क्या बाकी है? मीरा ने पूछा। विक्रम ने अपनी शुरुआत की आस्तीनों पर की। उनकी बाह पर कई इंजेक्शन के निशान थे। मीरा का दिल बैठ गया। ये क्या है? 3 साल पहले, विक्रम ने शांत आवाज में कहा, मुझे ब्लड कैंसर हो गया। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ल्यूकीमिया, विक्रम ने कहा। शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज संभव है, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मीरा रोने लगी। तो तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो एक गरीब आदमी कर सकता था। सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। जो दवाइयां मिली वो लीं, जो नहीं मिली उनके बिना काम चलाया। नहीं, मीरा चीख पड़ी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सब कुछ बेच देती, तुम्हारा इलाज करवाती। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए नहीं बताया। तुम सब कुछ बेच देती, अपना करियर दांव पर लगा देती, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो। मीरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। विक्रम, तुम्हारी जिंदगी मेरे करियर से ज्यादा कीमती है। तुम समझते क्यों नहीं? अब समझता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। चौथी परत, समय की सीमा। मीरा ने घबराहट से पूछा, मतलब डॉक्टरों ने क्या कहा? विक्रम ने गहरी सांस ली। मीरा, कैंसर अब फाइनल स्टेज में है। डॉक्टरों ने कहा है शायद 3-4 महीने। मीरा का दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी सबसे अच्छे डॉक्टर से मिलूंगी, विदेश भेजूंगी तुम्हें, जो भी खर्चा होगा। विक्रम, मीरा ने उनकी आवाज को रोकते हुए कहा, अब इलाज का समय निकल चुका है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि तुम मेरा इलाज करवाओ। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी थी। मीरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। कौन सी बातें? विक्रम ने अपने थैले से एक डायरी निकाली, पुरानी, मुड़ी हुई, पन्नों से भरी हुई। ये डायरी, विक्रम ने कहा, इसमें 7 साल का पूरा सच लिखा है। वे लोग कौन थे जिन्होंने मुझे धमकाया, किन किन तरीकों से उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और सबसे जरूरी, वो भ्रष्टाचार का जाल जो आज भी चल रहा है। मीरा ने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर लिखा था,
तारीखें, नाम, ट्रांजैक्शन की डिटेल। विक्रम, ये मीरा की आंखें फैल गईं। ये तो, ओ माय गॉड। हाँ, विक्रम ने कहा, वही लोग जिन्होंने 7 साल पहले मुझे धमकाया था आज भी सक्रिय हैं और अब वे और बड़े हो गए हैं। डायरी में लिखे नाम पढ़कर मीरा सन्न रह गई। मंत्री, बड़े अधिकारी, व्यापारी, सबके नाम थे। लेकिन विक्रम, मीरा ने पूछा, तुमने ये सब कैसे जाना? विक्रम ने कहा, जिस कस्बे में मैं रहता था वहां के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। उसके पिता उसी गैंग में ड्राइवर थे। वो लड़का मुझसे बहुत खुला मिला। एक दिन उसने रोते हुए बताया कि उसके पिता को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और मीरा पूरी तरह डायरी में डूब चुकी थी और मैंने उस लड़के की मदद से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठी की। रात में वे लोग क्या करते हैं, किस गोदाम में सामान रखते हैं, पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, सब कुछ। मीरा ने विक्रम को देखा। तुम जानते थे ये सब खतरनाक है? हाँ, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन ये सब तुम्हारे काम आएगा और अब जब मेरे पास समय कम है, मैं ये सब तुम्हें सौंप रहा हूं। मीरा ने डायरी बंद की और विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम, एक बात बताओ ईमानदारी से। हाँ, तुम्हारा कैंसर ये सच में बीमारी है या? मीरा की आवाज कांप गई। या किसी ने तुम्हें? विक्रम चुप रहा। उसकी खामोशी ने मीरा को जवाब दे दिया। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसने? बताओ विक्रम, किसने तुम्हें जहर दिया? विक्रम ने धीमे से कहा, डायरी के आखिरी पन्नों में सब लिखा है। 2 साल पहले जब मैंने बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने मुझे ट्रैक किया और फिर मीरा की मुट्ठियां भिज गईं। फिर एक दिन मुझे स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो तुम्हें मार देंगे और अगर मैं पुलिस के पास गया तो स्कूल के बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। मीरा की आंखों से आग बरसने लगी और उन्होंने मेरे खाने में धीमा जहर मिलवाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, ताकि मौत एक बीमारी लगे, कैंसर जैसी। मीरा खड़ी हो गई। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। नाम बताओ, अभी, इसी वक्त। विक्रम ने शांति से कहा, मीरा, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। डायरी में सब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये केस अपने हाथ में लो, क्योंकि इस केस को सुलझाने की ताकत सिर्फ तुम में है। परिवार का रहस्य। मीरा डायरी के आखिरी पन्ने पढ़ने लगी और अचानक उनके हाथ कांपने लगे। ये नहीं हो सकता, विक्रम ने कहा। मुझे पता है ये सच बहुत भारी है। डायरी में लिखा था, मुख्य साजिशकर्ता राजेश वर्मा, मीरा के चाचा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, चाचा जी नहीं, वो नहीं कर सकते। मीरा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। तुम्हारे चाचा ही थे जिन्होंने 7 साल पहले मुझे धमकाया था। वो नहीं चाहते थे कि तुम उनके काले कारनामों को उजागर करो। तुम जिस भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी उसके पीछे तुम्हारे ही परिवार का हाथ था। मीरा धप से सोफे पर बैठ गई। मेरा अपना परिवार मेरे खिलाफ? हाँ, विक्रम ने कहा, और इसी डर से मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे पता था अगर तुम्हें पता चला तो तुम टूट जाओगी, लेकिन अब समय आ गया है कि सच बाहर आए। मीरा ने डायरी को सीने से लगा लिया। विक्रम, तुमने इतना सब झेला और मैं तुम्हें कमजोर समझती रही। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाऊंगी, विदेश भेजूंगी, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। मीरा, डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोलो, मीरा रोते हुए बोली। कुछ भी, विक्रम ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम इस डायरी के आधार पर केस बनाओ, उन सभी लोगों को सजा दिलाओ, चाहे वो तुम्हारे चाचा ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, उस स्कूल के बच्चों को बचाओ। वो मासूम है, उन्हें इस गंदगी में नहीं फंसने देना। मीरा ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। जितने भी दिन बचे हैं हम साथ बिताएंगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे। विक्रम की आंखें भर आईं। मीरा, प्लीज। मीरा ने उनका हाथ चूमा। ये मेरी आखिरी इच्छा है। विक्रम ने हां में सिर हिलाया। 3 महीने बाद न्याय और विदाई। मीरा ने डायरी के आधार पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केस दर्ज कराया। उनके चाचा समेत 23 लोग गिरफ्तार हुए। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर फैली, आईएएस अधिकारी ने अपने ही परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया। लेकिन मीरा को परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, विक्रम के सपने को पूरा किया। घर पर विक्रम बिस्तर पर लेटा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। मीरा रोज उसके पास बैठती,
उसका हाथ पकड़ती, कहानियां सुनाती। एक दिन विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुमने वादा पूरा कर दिया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। मीरा ने उसके माथे को चूमा। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में दुख भी खुशी होता है, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मीरा, तुमने पूरे शहर को बचाया। तुम हीरो हो विक्रम। विक्रम ने आखिरी बार उनकी आंखों में देखा। और तुम मेरी हीरो हो मीरा, हमेशा रही। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मशीन की आवाज सपाट हो गई। मीरा ने उसे अपने सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। 2 हफ्ते बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें लंबी सजाएं सुनाई गईं। उस स्कूल के बच्चों को बचा लिया गया। मीरा ने विक्रम की याद में एक ट्रस्ट बनाया, विक्रम वेलफेयर ट्रस्ट, जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। उन्होंने अपने बंगले के बगीचे में एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जिस पर लिखा था, विक्रम, जिसने प्यार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हर शाम मीरा उस स्मारक के सामने बैठती, डायरी हाथ में लेती और धीमे से कहती, तुम सही थे विक्रम। प्यार कभी कभी साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए दूर हो जाने में भी होता है। लेकिन आज मैं जानती हूं, तुम कभी दूर नहीं गए। तुम हमेशा मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे। पूरा शहर आज भी उस कहानी को याद करता है। कैसे एक आम आदमी ने चुपचाप सच की लड़ाई लड़ी, कैसे उसने अपनी जान देकर भी अपनी पत्नी को बचाया, और 7 साल बाद सच सबके सामने आया। और मीरा, वो आज भी वही मजबूत आईएएस अधिकारी है, लेकिन अब उनकी ताकत में एक नई गहराई है, विक्रम के प्यार की गहराई। सालों बाद जब कलेक्टर अपने गांव लौटा, तो वो लड़की जो उसका इंतजार कर रही थी, एक छोटी सी पान की दुकान चला रही थी, अकेले। और जब दोनों की नजरें मिलीं, तो वक्त जैसे थम गया। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले की, जहां एक छोटा सा गांव है धनपुर। इसी गांव में रहते थे आयुष और मीरा। आयुष के घर में कभी चैन नहीं था। पिताजी रिक्शा चलाते थे, उम्र के साथ पैर जवाब देने लगे थे। बड़ी बहन की शादी के लिए जो कर्ज लिया था, वो अब भी बाकी था। मां पड़ोसियों के घर आटा पीसने जाती थी, 20 रुपए मिलते थे, कभी कभी बचा हुआ खाना भी। आयुष दिन में पिताजी का रिक्शा खींचता, सांझ को लौटता, खाना खाता और रात को पड़ता, मोमबत्ती की रोशनी में। जब मोमबत्ती नहीं होती, तो पड़ोसी के खंभे की बिजली से जो थोड़ी रोशनी आती थी, उसी में। उसकी एक पुरानी डायरी थी, उसमें उसने लिखा था, एक दिन मैं अफसर बनूंगा, अपने पिताजी के पैर ठीक करवाऊंगा, मां को काम पर नहीं जाने दूंगा। गांव के लोग सुनते तो मुंह फेर लेते। गरीब का सपना, वो भी अफसर बनने का, लोगों को हंसी आती। मीरा उसी गांव में थी। उसके पिताजी छोटा किराना चलाते थे, मां थी, घर था, कमी ज्यादा नहीं थी, पर फराखी भी नहीं थी। मीरा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी, घर में पैसे नहीं थे, कॉलेज दूर था, पर उसे किताबों से प्यार था। जो भी हाथ लगता पढ़ती। और उसकी एक और आदत थी, एक ऐसी आदत जो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। जब भी मीरा कोई बात ध्यान से सुनती या कुछ सोचती, तो वो अपने होंठ थोड़े बाहर निकाल लेती, बस थोड़े से, जैसे कोई मछली पानी में आई हो। पिताजी इसे मछली मुंह कहते थे। मीरा को बचपन में बहुत गुस्सा आता था इस बात पर जैसे जैसे बड़ी हुई, उसे खुद भी पता नहीं चलता था कब ये हो जाता। पड़ोस की रमा काकी ने एक बार कहा था, मीरा बेटी, तू जब भी ये मुंह बनाती है, लगता है कि तेरे दिमाग में कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही है। मीरा ने कहा था, काकी, मशीन ही है, अभी कैलकुलेशन हो रही है। आयुष और मीरा बचपन से एक ही मोहल्ले में थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, उस तरह जैसे कुएं का पानी अपनी मिट्टी को जानता है, बिना कुछ कहे। जब भी आयुष थकता, चुपचाप मीरा की दुकान पर आ जाता, कुछ नहीं कहता, बस बैठ जाता। मीरा भी कुछ नहीं पूछती, एक गिलास पानी रख देती। एक दिन आयुष बैठा था, कुछ सोच रहा था। मीरा पान लपेट रही थी। आयुष की नजर उस पर पड़ी। मीरा के होंठ बाहर थे, मछली मुंह। आयुष मुस्कुरा दिया। मीरा ने देखा, तुरंत होंठ अंदर खींचे। क्या देख रहा है? कुछ नहीं, बस मशीन चल रही थी क्या? बहुत बड़ा हो गया है तू। मीरा ने नाक चढ़ाई। पान खाएगा? नहीं तो जा। अरे बैठा तो हूं, बैठने की फीस लगती है। कितनी? 1 रुपया। आयुष ने जेब में हाथ डाला, वाकई 1 रुपया निकाला, रख दिया काउंटर पर। मीरा को हंसी आ गई। एक शाम आयुष बहुत देर तक चुप बैठा रहा।
मीरा ने देखा उसके होंठ बाहर आ गए। मछली मुंह। कैलकुलेशन चल रही थी। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आयुष ने धीमे से कहा, शहर जाना होगा। यहां रहकर कुछ नहीं होगा। कोचिंग है पर पैसे नहीं है। मीरा ने सुना, होंठ और थोड़े बाहर। बड़ी मशीन। आयुष ने कहा, अरे मछली मुंह बंद करो, मैं बात कर रहा हूं। चुप। मीरा ने कहा, सोचने दे। कुछ देर की चुप्पी। फिर मीरा ने कहा, कितने पैसे चाहिए? बहुत। कितना बहुत? जो तेरे पास नहीं है। मीरा ने फिर मछली मुंह बनाया। इस बार आयुष ने कुछ नहीं कहा। उस रात घर लौटकर आयुष ने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, बेटा हमसे नहीं होगा, जो है वो यही है। अगले 3 दिन आयुष खामोश रहा। चौथे दिन सुबह मीरा उसके घर आई। उसके हाथ में एक कपड़े में बंधी गांठ थी। उसने आयुष की मां के सामने रखी। आयुष ने पूछा, ये क्या है? मीरा ने कहा, जा बस। आयुष ने गांठ खोली। अंदर पैसे थे, 700 रुपए। आयुष ने पूछा, कहां से आई ये? मीरा ने नजरें चुराई और होंठ बाहर आ गए। मछली मुंह। आयुष ने देखा, उसकी समझ में आ गया। जब मीरा झूठ बोलती थी या कुछ छिपाती थी तब भी यही होता था। मीरा, क्या? मछली मुंह बंद करो और सच बताओ। मीरा ने होंठ खींचे, बोली, मेरे पास थे। झूठ सच। तेरे पास कभी इतने एक साथ नहीं होते। होते हैं, अब हो गए। कहां से? आयुष। मीरा की आवाज में पहले बार एक अजीब सी कड़क आई। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। उसकी आंखों में वो अजीब सा यकीन था, जैसे वो पहले से जानती हो। बहुत मना करने के बाद आयुष ने पैसे ले लिए। जाने का दिन। सुबह पिताजी ने कंधे पर हाथ रखा। मां की आंखें भर आईं और मीरा, वो चुपचाप खड़ी थी। आयुष उसके सामने आया। मीरा के होंठ बाहर थे। मछली मुंह। आयुष ने देखा, बोला, क्या कैलकुलेट कर रही है? मीरा ने एक पल चुप रहकर कहा, हिसाब लगा रही हूं। कौन सा हिसाब? कि तू कितने साल में लौटेगा? आयुष को हंसी आ गई। फिर थोड़ा रुका, बोला, जल्दी लौटूंगा, कुछ बनकर। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, होंठ अंदर खींचे, आंखें झुका ली। बस चली। बस के जाते वक्त मीरा वहीं खड़ी रही और उसके मन में कुछ उठ रहा था, कुछ जो शब्दों में नहीं था पर धुन में था। वो उस दिन से अक्सर गुनगुनाती थी, एक पुरानी धुन जो उसकी मां गाती थी, जो उसकी नानी गाती थी। पर उस दिन उसने उस धुन में अपने शब्द डाले। जा रे जा ओ परदेसी, जा रे जा। हाथ में किताब है, पाँव में धूल, आंखों में सपना, दिल में कबूल। जा तू जा, पर याद रखियो इस गांव की माटी का मोल। जा रे जा ओ परदेसी, जा रे जा। मिट्टी रोए, अंगना रोए, आंखें भराई, सजा रे जा। एक रुपया दिया था बैठने का, 700 दिए उड़ जाने का। पर भूल न जाना इस दुकान को, जहाँ पानी मिलता था मुफ्त में। जा रे जा ओ परदेसी, जा रे जा। बस दूर हो गई। मीरा वहीं खड़ी रही, गुनगुनाती रही और उसके होंठ थोड़े बाहर थे। मछली मुंह। पर इस बार कोई देखने वाला नहीं था। शहर में आयुष की शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कोचिंग का कमरा एक चाल में था। 3 लोग साथ रहते थे। रात को चारपाई नहीं मिलती थी, बारी बारी से सोते थे। एक रात वो यूं ही बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने डायरी निकाली। उसमें लिखा था, एक दिन मैं अफसर बनूंगा। उसे मीरा की आवाज याद आई, जा बस। और फिर वो मछली मुंह। आयुष को हंसी आ गई। अंधेरे में, अकेले, पर हंसी आई। उसने डायरी बंद की और किताब उठा ली। मीरा की चिट्ठियां आती थीं। शुरू में हर हफ्ते,
वो गांव की खबरें लिखती और एक बात हमेशा, तू ठीक से खा रहा है ना। एक बार उसने लिखा था, आयुष, पड़ोस के मनोज की गाय ने कल रात उसकी माँ का साड़ी का टुकड़ा खा लिया। मनोज की माँ ने इतना शोर मचाया कि आधा मोहल्ला जाग गया। मैं भी जागी। फिर सोच रही थी, काश तू होता। दोनों हंसते। आयुष ने वो चिट्ठी 3 बार पढ़ी, तीनों बार हंसा, पर जवाब देते वक्त लिखा, मीरा, मनोज की माँ की साड़ी और तेरे मछली मुंह की खबरें रहती रहना। मीरा ने जवाब दिया, बेशरम, पढ़ाई कर। पर धीरे धीरे चिट्ठियां कम हो गईं, परीक्षाएं आईं, वक्त कम हुआ, आयुष के जवाब देर से आने लगे। मीरा समझ गई। उसने लिखना कम किया, पर उसके पास वो पुरानी चिट्ठियां थीं और उस पुरानी धुन के शब्द जो उसने खुद बनाए थे। उधर गांव में मीरा के पिताजी बीमार पड़ गए। दुकान उसके हाथों में आ गई। अब एक छोटी सी पान की दुकान थी, 4 फुट की, बांस और टाट की। रोज सुबह 6 बजे खुलती, रात को 9 बजे बंद होती। एक बार एक ग्राहक ने पूछा, मीरा बेटी, ये मुंह बनाती हो, क्या सोच रही हो? मीरा को पता भी नहीं था कि मछली मुंह हो गया था। उसने कहा, भाई साहब, हिसाब। ग्राहक ने पूछा, किसका? मीरा ने कहा, जिंदगी का। ग्राहक चुप हो गया। साल बीतते गए। आयुष ने परीक्षाएं दी। पहली नहीं निकला, दूसरी नहीं निकला, तीसरी निकला, पर मेंस में रहा। उस रात वो खाली कमरे में बैठा रहा। उसके दोस्त चले गए थे। उसने एक पल के लिए सोचा, शायद ये मेरे लिए नहीं है। फिर उसे वो 700 रुपए याद आए जो एक लड़की ने बिना मांगे दिए थे, जिसके होंठ कभी कभी मछली की तरह बाहर आ जाते थे। आयुष मुस्कुराया। चौथी बार तैयारी शुरू की। 5वां साल। नतीजा आया। उसका नाम था IAS। उसने पहला फोन मां को किया, दूसरा पिताजी को, तीसरा मीरा को। नहीं लगा। पोस्टिंग का ऑर्डर आया। वही जिला, वही माटी। आयुष ने कागज देखा। उसे मीरा की आवाज याद आई, जा। बस। जिले में पहुंचने के बाद एक दिन वो क्षेत्र निरीक्षण पर निकला। ड्राइवर से कहा, धनपुर। ड्राइवर ने कहा, साहब, रास्ते में नहीं पड़ता। आयुष ने कहा, फिर भी। गांव का चौराहा आया और वहां एक छोटी सी पान की दुकान, बांस और टाट की। उसके अंदर एक लड़की पान लपेट रही थी और होंठ थोड़े बाहर, मछली मुंह। आयुष की सांस रुकी। वो बहुत देर खिड़की से देखता रहा। मीरा। गाड़ी रुकी। मीरा ने सरकारी गाड़ी देखी। आयुष उतरा। मीरा की नजर उस पर पड़ी। पहले नहीं पहचाना, फिर आंखें रुकी। आयुष। उसके होंठ एकदम अंदर खिंच गए। मछली मुंह गायब। वो सीधी खड़ी हो गई। आयुष धीरे धीरे आगे बढ़ा। दुकान के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें दूर हो गईं। आयुष ने धीमे से कहा, मीरा। वो बोली नहीं। उसने काउंटर पर हाथ रखा। आयुष ने उसके हाथ देखे। उंगलियां मेहनत की गवाह थीं। उसके भीतर कुछ टूटा। उसने धीमे से पूछा, तू ठीक है? मीरा ने सिर हिलाया, हां। वो हां बहुत छोटा था। थोड़ी देर बाद आयुष ने कहा, थोड़ी देर बात कर सकती है? मीरा ने दुकान देखी, फिर बोली, हां। दोनों पुराने नीम के पेड़ के नीचे गए। मीरा बैठ गई। आयुष खड़ा रहा। उसने पूछा, पिताजी कैसे हैं? मीरा ने कहा, 2 साल पहले चले गए। आयुष चुप हो गया। मीरा ने आगे कहा, माँ है, बीमार रहती है। खामोशी। फिर आयुष ने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? मीरा ने नजरें झुका लीं। क्या बताती? तू अपने काम में लगा था। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, पर दूरी थी। आयुष ने कहा, गलती हो गई मुझसे। मीरा चुप। वो एक पत्ता घुमाती रही। आयुष ने आगे कहा, मैं सोचता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर वो एक दिन आते आते देर हो गई। मीरा ने धीरे से कहा, समय की कीमत बहुत होती है। आयुष के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद आयुष ने मीरा को ध्यान से देखा। मीरा कुछ सोच रही थी और होंठ थोड़े बाहर आ गए, मछली मुंह। आयुष को एकदम से हंसी आई। उसने दबाई, पर नहीं दबी। हा। मीरा ने चौंक कर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हंसा क्यों? बस क्या? मछली मुंह। मीरा ने तुरंत होंठ अंदर खींचे। चेहरा लाल हो गया। बेशरम, इतने साल बाद आया है और यही सब? अरे, 5 साल से इसकी याद आती थी। क्या? मेरे मुंह की याद? हां। झूठा। सच? झूठा। मीरा, क्या? एग्जाम के रात जब हारने का मन होता था, तुम्हारा मछली मुंह याद आता था। हंसी आ जाती थी, नींद आ जाती थी। मीरा एक पल चुप रही, फिर बोली, मतलब मेरे मुंह ने तुझे IAS बनाया? कुछ। मीरा को हंसी आ गई। पहली बार खुलकर मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, थकान, इंतजार और एक दर्द जो शब्दों में नहीं आता। फिर उसने कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं
क्योंकि पता था कुछ बनेगा। बस यही सोचा था, लौटेगा। आयुष की आवाज़ कांपी। मैं लौट आया। मीरा ने कहा, देर कर दी। आयुष ने कहा, हाँ। खामोशी। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, अब तू कहाँ नहीं जाएगा? आयुष ने उसकी आंखों में देखा, बोला, कहीं नहीं। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने नजरें झुका ली। उसके बाद धीरे धीरे सब बदला। माँ की दवाई आई, दुकान की मरम्मत हुई। मीरा ने पहले मना किया, जरूरत नहीं। आयुष ने कहा, जो सालों में होना चाहिए था वो हो रहा है। मीरा चुप हो गई, पर उसके होंठ थोड़े बाहर। आयुष ने देखा, बोला, मछली मुंह क्यों? मीरा ने कहा, सोच रही हूं। क्या? कि अगर पहले आ जाता तो दुकान की मरम्मत पहले होती। मीरा, क्या? तू बहुत प्रैक्टिकल है, और तू बहुत देर से आया। दोनों हंसे। एक शाम दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसमान में लालिमा, हवा में ठंडक। आयुष ने कहा, जितना आगे बढ़ता गया उतना खाली होता गया। मीरा ने पूछा, क्यों? आयुष ने कहा, क्योंकि जहां से आया था उसे छोड़ दिया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। आयुष ने आगे कहा, जब पोस्टिंग यहां हुई तो पहली बार लगा कि कुछ सही हो रहा है। मीरा ने पूछा, और अब? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है घर आ गया। मीरा की आंखें भर आईं। वो उन्हें छिपाने की कोशिश करने लगी। आयुष ने देखा, बोला, रो मत। मीरा ने कहा, नहीं रो रही। आयुष ने कहा, तेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। और होंठ बाहर, मछली मुंह। आयुष हंसा। मीरा ने एक पल के बाद खुद भी हंस दिया, खुलकर। रात गहराई, आंगन में दिया जला। दोनों बाहर बैठे थे। आयुष ने धीमे से कहा, एक वादा कर। मीरा ने पूछा, कैसा? आयुष ने कहा, अब अकेली नहीं रहेगी। मीरा ने कहा, और तू? आयुष ने कहा, मैं यहीं हूं। मीरा ने कहा, वादे तोड़ने की आदत है तुझे। आयुष ने कहा, थी, अब नहीं। खामोशी। फिर मीरा ने धीमे से कहा, अगर साथ रहेगा तो वादे की जरूरत नहीं। ये सुनकर आयुष ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत दिनों का बोझ उतर गया हो। दिन बीतने लगे। दुकान पहले से बेहतर थी। शाम को आयुष दफ्तर से लौटता, दुकान पर रुकता। एक गिलास पानी, कुछ बातें। वो खामोशी जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक दिन एक ग्राहक ने मीरा से पूछा, वो साहब रोज आते हैं, कौन है? मीरा ने कहा, कलेक्टर साहब हैं। ग्राहक की आंखें बड़ी हो गईं, और तुमसे इतनी बातें? मीरा ने कहा, पुराना हिसाब है। कैसा हिसाब? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, 1 रुपया बाकी है, बैठने की फीस, अभी तक नहीं चुकाया। ग्राहक कुछ नहीं समझा। मीरा मुस्कुराती रही। एक रात जब सब शांत था, मीरा ने वो पुराना डिब्बा निकाला। आयुष की चिट्ठियां। एक खोली। उसमें लिखा था, मीरा, यहां बहुत मुश्किल है, पर तेरी एक बात याद रहती है। जा, बस। जब भी हारने का मन होता है, यही सुनाई देता है। और नीचे लिखा था, PS, मछली मुंह मत बनाना जब ये पढ़ो। मीरा की आंखें भर आईं, और होंठ बाहर, मछली मुंह। वो हंसी, डिब्बा बंद किया, और पहली बार बिना किसी डर के सो गई। अगले दिन मीरा ने पानी का गिलास रखा। आयुष ने लिया, बोला, एक बात बताऊं? मीरा ने कहा, बोल। आयुष ने कहा, जब भी परीक्षा में थकान होती थी, तेरी एक बात याद आती थी। मीरा ने पूछा, कौन सी? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, जा, बस। मीरा की आंखें नम हो गईं। फिर आयुष ने कहा, और एक और चीज। क्या? मछली मुंह। मीरा ने हंसते हुए उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा, बेशर्म। आयुष हंसा, फिर धीमे से बोला, मुझे पता था तू यहां होगी। मीरा ने कहा, मुझे पता था तू आएगा। आयुष ने कहा, देर कर दी। मीरा ने कहा, जो आ गया वो आ गया। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि जो लोग हमारे लिए खामोशी से सब कुछ करते हैं, उन्हें हम अक्सर तब याद करते हैं जब बहुत देर हो जाती है। सफलता तब पूरी होती है जब हम अपनी जड़ों को भूलते नहीं। और कुछ रिश्ते, चाहे कितने भी साल दूर रहो, टूटते नहीं, बस समय के नीचे दब जाते हैं। और हाँ, कभी कभी एक छोटी सी आदत, जिसे हम क्वर्क कहते हैं, वो किसी को इतनी याद आती है कि वो परीक्षाएं पास कर लेता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो तो आज उसे बता दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी किसी अपने की कोई ऐसी फनी आदत है जो आपको बहुत याद आती है। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। तलाकशुदा कलेक्टर पति 7 साल बाद पत्नी के गांव पहुंचा। सच जानकर पूरी तहसील की जमीन हिल गई। दोस्तों, बारिश के बाद का मौसम था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में मनपुरा, जहां सड़कें कच्ची थीं पर लोगों के दिल पक्के थे, जहां सुबह की चाय की खुशबू और शाम की अजान की आवाज मिलकर एक अजीब सी शांति बनाते थे। उसी जिले में एक दिन एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी मनपुरा गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट थी। ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला। बाहर निकले आईएएस अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, 42 साल, सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में कोई फाइल नहीं, चेहरे पर ना वो रौब जो अफसरों को होता है, ना वो घमंड जो ओहदे से आता है, बस एक थकान, एक पुरानी, भारी, 7 साल पुरानी थकान। गांव के लोग चौंक गए। ये कलेक्टर साहब यहां, इस गांव में, अकेले? बच्चे दौड़कर गाड़ी के पास आ गए। औरतें दरवाजों से झांकने लगीं, मर्द आपस में फुसफुसाने लगे। पर विक्रम किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखें गांव के पूरब कोने में एक घर पर टिकी थीं। एक साधारण पक्का घर, छोटा आंगन, तुलसी का चौरा, दरवाजे पर लटकता पुराना पर्दा। उस घर में रहने वाली उसकी तलाकशुदा पत्नी डॉक्टर मेघा सिंह चौहान, जो अब सिर्फ मेघा सिंह थीं। 7 साल पहले विक्रम और मेघा की कहानी उन रिश्तों जैसी थी जो किताबों में लिखे जाते हैं पर जिए नहीं जा सकते। मेघा मनपुरा की बेटी, एमबीबीएस, गांव की पहली डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में तैनात, सरल, जमीन से जुड़ी, मरीजों के लिए रात रात जागने वाली। विक्रम आईएएस, तेज दिमाग, बड़े सपने, जिले का सबसे होनहार अफसर। दोनों की मुलाकात एक सरकारी स्वास्थ्य सर्वे के दौरान हुई थी। मेघा ने विक्रम को पहली बार देखा था जब वो गांव वालों से उनकी भाषा में बात कर रहा था, बिना किसी ठसक के, बिना किसी दिखावे के। और विक्रम ने मेघा को पहली बार देखा था जब वो बारिश में भीगते हुए गरीब मरीज को अपनी छाता देकर खुद भीग रही थी। दोनों को प्यार हो गया। शादी हुई, पर किस्मत के अपने हिसाब होते हैं। विक्रम का ट्रांसफर होते रहा, आज यहां कल वहां। मेघा अपना अस्पताल, अपने मरीज नहीं छोड़ सकती थी। झगड़े शुरू हुए, दूरी बढ़ी, और एक दिन मेघा ने कहा, विक्रम, हम दोनों की दुनिया अलग है, हम एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना कहा था, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है। तलाक हो गया। मेघा अपने गांव लौट आई। विक्रम अपने काम में और ज्यादा डूब गया। 7 साल बीत गए। वर्तमान, मेघा का घर। विक्रम ने उस आंगन के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। दिल की धड़कन बेकाबू थी। 7 साल में कभी नहीं आया था, न उसने बुलाया, न उन्होंने आने की कोशिश की। तो आज क्यों? उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? वही आवाज, 7 साल बाद भी वैसी ही। विक्रम का गला भराया। दरवाजा खुला। सामने मेघा, 38 साल, वही सरल चेहरा, आंखों में थकान, हाथ में एक पुरानी मेडिकल फाइल। उसने विक्रम को देखा। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। फिर मेघा का चेहरा सख्त हो गया। आप यहां? विक्रम ने धीमे से कहा। हां, आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मेघा की आंखों में कुछ हिला। उन्होंने एक पल सोचा, फिर धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। आइए। घर के अंदर। घर छोटा था पर साफ था। एक तरफ दवाइयां थीं, दूसरी तरफ मेडिकल किताबें, और दीवार पर एक तस्वीर, उनकी शादी की। मेघा ने उसे हटाया नहीं था। विक्रम ने वो तस्वीर देखी। उसके हाथ कांपे। मेघा ने 2 गिलास पानी रखे, बैठ गई, सीधी नजरों से देखती रही। बोलिए। विक्रम ने पानी का घूंट लिया, फिर धीरे से शुरू किया। मेघा, 7 साल पहले जो हुआ था वो मैंने होने दिया था। मेघा की भवें चढ़ी। मतलब तलाक मेरी गलती नहीं थी और तुम्हारी भी नहीं। वो एक साजिश थी जो हमारे बीच की गई थी। मेघा का चेहरा पत्थर हो गया। कैसी साजिश? विक्रम ने आंखें बंद की, जैसे 7 साल का बोझ एक साथ उठाने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त मैं जिस जिले में पोस्टेड था, वहां एक बड़ा खनन घोटाला चल रहा था।
अवैध रेत खनन, करोड़ों का, सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन। मैं उस घोटाले की जांच कर रहा था। उन लोगों को पता चल गया। मेघा सांस रोककर सुन रही थी। उन्होंने पहले मुझे धमकाया, मैं नहीं माना। फिर उन्होंने लालच दिया, मैं नहीं माना। फिर उन्होंने रास्ता निकाला। कैसा रास्ता? मेघा की आवाज कांपी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने तुम तक पहुंचने की धमकी दी। उन्होंने कहा तुम्हारे अस्पताल का लाइसेंस रद्द करवा देंगे, तुम्हारे मरीजों के नाम पर फर्जी केस दर्ज करवा देंगे, तुम्हें झूठे इलाज के आरोप में गिरफ्तार करवा देंगे। मेघा का रंग उड़ गया। और तुमने? और मैंने सोचा कि अगर मैं इस घोटाले से लड़ता रहा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तुम एक ऐसी जगह में रहती हो, छोटा गांव, अकेली, दूर, जहां तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए मुश्किल था। तो तुमने क्या किया? मेघा की आवाज टूट रही थी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मैंने एक फैसला किया। मैंने जानबूझकर हमारे बीच दूरी बढ़ाई, झगड़े बढ़ाए। मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि तुम खुद तलाक मांगो, ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए, ताकि तुम मेरी वजह से उनकी नजरों में ना आओ, ताकि तुम सुरक्षित रहो। मेघा का गला रुंध गया। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। बाहर हवा चल रही थी, पर्दा हिल रहा था, पर उस कमरे में जैसे हवा भी सांस रोककर बैठ गई थी। मेघा का टूटना। मेघा उठ गई, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी पीठ विक्रम की तरफ थी, कंधे कांप रहे थे। 7 साल, उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि विक्रम को कान लगाना पड़ा। 7 साल मैं सोचती रही कि मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया। 7 साल मैं रात को उठकर रोती रही। 7 साल मैंने हर बीमार मरीज में तुम्हारा चेहरा देखा। और तुम जानते थे कि ये सब क्यों हुआ, और तुमने मुझे नहीं बताया। मेघा, चुप रहो। मेघा का स्वर कांपा। वे मुड़ी, आंखें लाल थीं पर आंसू नहीं बह रहे थे, जैसे दर्द इतना गहरा हो कि आंसुओं ने भी हिम्मत हार दी हो। तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया विक्रम। तुमने मुझे चुना ही नहीं। तुमने मेरी तरफ से फैसला कर लिया, बिना मुझसे पूछे। मैं डॉक्टर हूं, मैं लड़ना जानती थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती थी। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे पता था, पर मैं डरता था। किस बात से? इस बात से कि अगर तुम मेरे लिए लड़ती और कुछ हो जाता तुम्हें, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेघा ने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे पर जो 7 साल में बूढ़ा हो गया था, जिसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे, जिसके बालों में सफेदी आ गई थी। ये वही विक्रम था, पर 7 साल का बोझ उसे पहचानने से रोक रहा था। असली राज। मेघा धीरे से वापस बैठ गई। तुम आज क्यों आए? 7 साल बाद। विक्रम ने जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई फाइल निकाली। क्योंकि अब वो लोग फिर सक्रिय हो गए हैं। वही खनन माफिया, वही लोग। उन्होंने इस बार मनपुरा को निशाना बनाया है। मनपुरा? हां, इस गांव की जमीन, तुम्हारे मरीजों की जमीन। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। 300 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली है। गांव के गरीब किसान जानते ही नहीं। मेघा के हाथ कांपे। और इसमें मेरा क्या? विक्रम ने फाइल खोली। इसमें तुम्हारा सब कुछ है। इन डॉक्यूमेंट्स में एक गवाह का नाम है। वो गवाह तुम्हारे बाप की जमीन के बारे में झूठी गवाही देने वाला है। अगर ये गवाही गई तो तुम्हारे परिवार की 5 पीढ़ियों की जमीन चली जाएगी। मेघा की सांस रुक गई। मेरे बाप की जमीन? हां। कौन है वो गवाह? विक्रम ने फाइल का एक पन्ना आगे किया। मेघा ने नाम पढ़ा। चेहरा पत्थर हो गया। वो नाम था रामलाल सेठ। गांव का सबसे बड़ा आदमी, जिसे पूरा गांव इज्जत देता था, जिसके यहां त्योहारों पर लंगर लगता था, जो हर साल मंदिर में दान देता था। गहरा सच जो गांव नहीं जानता था। रामलाल सेठ। मेघा की आवाज टूट गई। हां। विक्रम ने गहरी सांस ली। मेघा, रामलाल सेठ सिर्फ गांव का सेठ नहीं है, वो उस पूरे नेटवर्क का मनपुरा वाला आदमी है। 7 साल पहले भी उसी ने ऊपर से ऑर्डर लिया था। तुम्हें धमकाने की योजना उसी ने बनाई थी। मेघा की मुट्ठियां भिज गईं। 7 साल, वो 7 साल से इस गांव में रहा, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। और वो, हां, और तुम जानते थे? पहले से नहीं जानता था, 2 साल पहले पता चला,
जब एक विसल ब्लोअर मेरे पास आया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। मैंने तब से केस बिल्ड किया है। तो 2 साल से तुम ये जानते थे और तब भी नहीं आए? विक्रम की आंखें भर आईं। नहीं आ सकता था। अगर मैं पहले आता तो वो सतर्क हो जाते। मुझे उनके पूरे नेटवर्क को एक साथ पकड़ना था, एक एक सबूत इकट्ठा करना था। और मेघा, इसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। एक बार और। मेघा के गालों पर अब आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा विक्रम। तुम हर बार अकेले फैसला कर लेते हो। हर बार मुझे बचाने के नाम पर खुद मुझे तोड़ देते हो। विक्रम उठा, मेघा के पास आया। घुटनों पर बैठ गया। 7 साल का आईएएस अफसर एक टूटे हुए इंसान की तरह उसके सामने। माफ करो, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैंने तुम्हें चुना, पर तुमसे बिना पूछे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेघा ने उसे देखा। वो विक्रम जिसे वो पहचानती थी, जिसे वो भूलने की कोशिश करती थी, जिसके लिए वो हर रात दुआ करती थी, वो आज उसके सामने था, टूटा हुआ, माफी मांगता हुआ। मेघा ने आंखें बंद कर लीं। अगले 2 दिनों में मनपुरा में कुछ ऐसा हुआ जो पीढ़ियां याद रखेंगी। विक्रम ने अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। रामलाल सेठ के घर से फेक डॉक्यूमेंट्स, काले धन के रिकॉर्ड्स, जमीन के फर्जी दस्तावेज और एक डायरी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्हें कब कितना पैसा दिया गया था। उस डायरी में थे तहसीलदार, पटवारी, 2 फॉर्मर एमएलए और एक ऐसा नाम जिसे देखकर पूरी टीम चुप हो गई। गांव का वो पंडित जो हर साल रामनवमी पर सबसे पहले पूजा करता था। रामलाल सेठ के घर से जब उसे हैंडकफ्स में निकाला गया, पूरा गांव इकट्ठा था। वही लोग जो उसके चरण छूते थे, वही औरतें जो उसे बड़े सेठ जी कहती थीं, वही बच्चे जो उसके यहां से मिठाई लेते थे, सब खड़े थे सन्न, जैसे जमीन पर बिजली गिरी हो। उसी शाम मेघा अपने घर के आंगन में खड़ी थी। विक्रम पास आया। सारी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा हो गई हैं। तुम्हारे परिवार की जमीन सेफ है। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेघा, वो मुड़ी। एक बात पूछूं? हाँ। 7 साल तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? विक्रम चुप हो गया। मेघा ने उसकी आंखों में देखा। तुमने? नहीं। मेघा ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि तुमसे नफरत करूं या माफ करूं, इसीलिए कोई और रास्ता नहीं सूझा, विक्रम ने धीरे से कहा। और अब? मेघा चुप रही बहुत देर तक, फिर बोली, अब मुझे सोचने का वक्त चाहिए। 7 साल तुमने अकेले झेले, 7 साल मैंने अकेले झेले। इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलते। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं। 7 साल कर लिया, थोड़ा और कर लूंगा। मेघा के होठों पर एक बहुत हल्की, बहुत थकी हुई पर सच्ची मुस्कान आई। पहली बार 7 सालों में। रात हुई। मेघा के घर में चाय बनी। दोनों बैठे, पर मेघा के चेहरे पर अभी भी एक सवाल था। विक्रम, हाँ, तुमने कहा था एक विसल ब्लोअर आया था 2 साल पहले, उसने सब डॉक्यूमेंट्स दिए, वो कौन था? विक्रम की आंखें बदलीं। वो एक बुजुर्ग आदमी था, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, बहुत डरा हुआ। उसने कहा था, साहब, मैंने बहुत गुनाह किए, मैं इन लोगों के साथ था, पर मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूं। मेघा के हाथ रुक गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम? कहाँ का? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। मनपुरा का। मेघा की चाय ठंडी हो गई। नाम? एक लंबी खामोशी। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, हरिया काका। मेघा की आंखें भर आईं। हरिया काका? जो पिछले साल गुजर गए? हाँ। मेघा के हाथ कांपे। हरिया काका जो उनके दरवाजे पर बैठकर चाय पीते थे, जिन्हें वो खुद दवाइयां देती थीं, जो हर सुबह तुलसी चौरे पर पानी चढ़ाते थे, वही हरिया काका जो जाते जाते भी एक नेकी कर गए। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। शायद बताना नहीं चाहते थे, शायद डरते थे, या शायद उन्हें लगता था कि ये बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। मेघा ने आंखें पूछीं। इस गांव में कितने राज छुपे हैं? विक्रम ने धीमे से कहा। और कितने अच्छे लोग जो चुपचाप, बिना किसी को बताए, दूसरों को बचाते रहते हैं। दोनों के बीच खामोशी आ गई, पर यह खामोशी वो नहीं थी जो 7 साल से थी। ये खामोशी भरी हुई थी। अगली सुबह मनपुरा में सूरज निकला। वही पुरानी धूप, वही खेत, वही तुलसी चौरा, पर कुछ बदल गया था। रामलाल सेठ का घर बंद था। गांव वाले उसके दरवाजे पर खड़े थे। जो कभी उसे इज्जत देते थे, वही आज उसकी पोल खुलने पर जमीन की तरफ देख रहे थे। और गांव के पूरब कोने में, मेघा के घर के आंगन में, एक सफेद एम्बेसडर खड़ी थी। अभी गई नहीं थी। गांव की बुजुर्ग औरत रमिया अम्मा ने देखा, हंसी, पड़ोसन से बोली, लग रहा है कलेक्टर साहब का इरादा बदल गया। पड़ोसन ने कहा, कैसे पता? रमिया अम्मा ने तुलसी चौरे की तरफ देखा। वहां देखो,
तुलसी चौरे पर 2 जोड़ी जूते उतरे हुए थे। एक मेघा के छोटे साधारण चप्पल, दूसरे विक्रम के सरकारी जूते। दोनों साथ। पड़ोसन मुस्कुराई। अरे 7 साल बाद भगवान की भी मर्जी हो गई लगती है। गांव की सड़क पर दोपहर को मेघा अपनी मेडिकल बैग लेकर निकली। मरीज देखने जाना था। विक्रम ने कहा, मैं चलूं? मेघा ने उसे देखा। कलेक्टर साहब डॉक्टर के साथ मरीज देखेंगे? आज मैं कलेक्टर नहीं हूं। मेघा ने एक पल सोचा, फिर बैग का एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो थामो। विक्रम ने बैग थाम ली और दोनों उस कच्ची सड़क पर चल दिए। 7 साल बाद, जैसे वो सड़क उनका इंतजार कर रही थी। अंत 3 हफ्ते बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। रामलाल सेठ, तहसीलदार, पटवारी सब गिरफ्तार। जमीनें वापस हुईं। गरीब किसानों को उनके कागजात मिले। और उस दिन अदालत के बाहर एक बुजुर्ग किसान ने विक्रम का हाथ पकड़ा। साहब, हमें नहीं पता था कि इतने सालों से कोई हमारे लिए लड़ रहा था। विक्रम ने मेघा की तरफ देखा और मेघा ने उस किसान से कहा, सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे। एक जो सामने से लड़ता रहा और एक जो पीछे से बचाता रहा। जब दोनों साथ आ जाते हैं तो लड़ाई जीती जाती है। उस बुजुर्ग किसान ने आंखें पोंछी। पूरी तहसील में बात फैल गई। कलेक्टर और डॉक्टर 7 साल बाद साथ आए और गांव बच गया। एपिलॉग 6 महीने बाद। मनपुरा, वही घर, वही आंगन, वही तुलसी चौरा, पर अब 2 जोड़ी जूते हमेशा साथ होते थे। मेघा की मेडिकल बैग थोड़ी हल्की होती थी क्योंकि विक्रम उसका आधा वजन उठाता था। विक्रम की फाइलें थोड़ी साफ होती थी क्योंकि मेघा उसे रात को चाय पिलाते हुए गलतियां ढूंढती थी। रमिया अम्मा हर रोज चौखट से देखती थी और हर रोज मुस्कुराती थी। भगवान देर से आता है पर आता जरूर है। और वो गांव मनपुरा, जहां एक दिन एक सफेद एम्बेसडर रुकी थी, जहां एक कलेक्टर घुटनों पर बैठा था, जहां एक डॉक्टर ने 7 साल बाद मेडिकल बैग का आधा हिस्सा किसी को थमाया था। वो गांव अब अलग था। जमीन वही थी, आसमान वही था, पर जो राज 7 साल से जमीन में दबे थे वे खुल चुके थे और उनकी जगह एक नई शुरुआत उग रही थी। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। कैसा इश्क था मेरा, कैसी ये खुमारी थी, तुझसे दूर जाने की मैंने खुद ही तैयारी थी। बेवफा नहीं था मैं, बस मजबूर था थोड़ा, तेरी रोशनी के खातिर मैंने साया तेरा छोड़ा। ओ मेरी जान जा तेरी महफिल सजी रहे, मेरी आह में भी बस तेरी खुशी छिपी रहे। जहर पी लिया मैंने तेरी उम्र के लिए, देख लौट आया हूँ बस एक नजर के लिए। सात साल की जुदाई और जख्म थे 1000, पर तेरे बिना भी तुझसे करता रहा मैं प्यार। इल्जाम अपने सर पे मैंने ऐसे सजाए थे, जैसे तेरे माथे पे मैंने फूल लगाए थे। गैरों ने क्या लूटना था, अपनों की साजिश थी, तेरे सपनों को बचाने की मेरी ये कोशिश थी। मेरे हिस्से की उम्र भी लग जाए तुझको ही, मैं तो मिट रहा हूँ आबाद रहे तू ही। ओ मेरी जान जा तेरी महफिल सजी रहे, मेरी आह में भी बस तेरी खुशी छिपी रहे।
एक नजर के लिए। सुबह की पहली धूप अभी छत पर पड़ी भी नहीं थी कि डीएम सुहानी राय अपनी मां सरस्वती देवी के साथ घर से निकल पड़ी। मां बरसों बाद गांव से आई थीं। पिछली बार जब आई थीं तब सुहानी अभी कलेक्टर नहीं बनी थी। तब वो बस एक बेटी थीं जो शहर में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बेटी शहर की डीएम थीं, लेकिन मां की नज़र में वो आज भी वही छोटी सी सुन्नो थीं जो चोटी बनवाते वक्त सिर हिलाती थी। सुहानी ने जानबूझकर आज न सरकारी गाड़ी बुलाई न पीए को बताया। उसने एक हल्की हरी कुर्ती पहनी और मां के साथ पैदल ही निकल गई। वजह सीधी थी, मां के साथ जो वक्त मिला है उसे किसी सरकारी तामझाम की नजर नहीं लगनी चाहिए। सुनो वो देख, सरस्वती देवी ने एक पुरानी इमारत की ओर इशारा किया जिसकी दीवार पर पुराना साइन बोर्ड टंगा था। यहीं तेरे पापा तुझे हर रविवार लड्डू दिलाने लाते थे। सुहानी की आंखें उस बोर्ड पर रुकीं। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन उस जगह की याद अभी जिंदा थी। हाँ मां, और मैं हमेशा एक लड्डू खाकर बाकी जेब में छुपा लेती थी। सरस्वती देवी हंसी और रास्ते में हाथ चिपकने पर रो देती थी। दोनों हंस पड़ी। वो हंसी जो बचपन और बुढ़ापे के बीच की दूरी को एक पल में पाट देती है। लेकिन वो सुबह उन दोनों के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली थी। बाजार की गली में घुसते ही दूर से गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। फिर एक तीखा सायरन, फिर 2, फिर 3। भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच गई। सब्जी वाले अपनी गाड़ियां खींचने लगे, चाय वाले ने अपनी दुकान का शटर आधा गिरा लिया। एक बच्चा जो सड़क पर गिल्ली डंडा खेल रहा था, उसकी मां दौड़ कर आई और उसे अंदर खींच ले गई। ये क्या हो रहा है? सरस्वती देवी ने अचरज से पूछा। पता नहीं मां, लेकिन सुहानी का अनुभव जानता था ये डर किसी आपदा का नहीं, किसी वर्दी का है। एक जीप तेजी से आई और बाजार के बीचों बीच रुकी। उसमें से उतरे 2 सिपाही और एक हवलदार, जिसका नाम था हीरा लाल त्रिपाठी। मोटी गर्दन, आंखों में रौब और आवाज में वो खुरदुरापन जो किसी को सुनने के लिए नहीं बल्कि दबाने के लिए तराशा गया हो। ऐ सुनो, सब दुकानें बंद करो, साहब का काफिला आएगा, रास्ता साफ चाहिए। हीरा लाल चिल्लाया। कौन साहब? किसी ने धीरे से पूछा। तुझे क्या मतलब? चुप रह और दुकान बंद कर। एक बुजुर्ग महिला, कमलाबाई, जो पिछले 30 साल से उसी चौराहे पर फूल बेचती थी, अपनी टोकरी संभाल नहीं पाई। टोकरी झुकी, कुछ गेंदे के फूल सड़क पर गिरे। हीरालाल ने उसकी टोकरी को पैर से ठोकर मार दी। यहां बैठेगी तो यही होगा। कमलाबाई घुटनों पर बैठ गईं और फूल पीनने लगीं। उनकी आंखें भर आई, लेकिन होंठ चुप रहे। ये चुप्पी बहुत पुरानी थी। इस चुप्पी को उन्होंने बरसों में सीखा था। सरस्वती देवी ये देखकर रुक गईं। उनके चेहरे पर एक मां वाली तकलीफ थी। बेटी, ये तो बहुत गलत है। सुहानी ने मां का हाथ थामा। उसके अंदर कुछ कसमसा रहा था, लेकिन वो जानती थी अभी वो एक बेटी है, डीएम नहीं। मां के साथ के इन पलों को वो बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वे थोड़ा आगे बढ़ीं। एक पुरानी दुकान के बाहर एक खाली बेंच थी। सरस्वती देवी के पांव थकने लगे थे। सुनो जरा रुक, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हाँ मां बैठो, मैं पास से सब्जी ले आती हूं। सुहानी ने उन्हें बेंच पर बैठाया और खुद आगे बढ़ गई। वो गई तो बस 5 मिनट के लिए थी, लेकिन उन 5 मिनटों में वो हुआ जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं होती। हीरालाल त्रिपाठी की नजर बेंच पर बैठी सरस्वती देवी पर पड़ी। एक बुजुर्ग साधारण महिला, कुर्ती धोती में, अकेली। वो तुरंत उनके पास आया। ए बुढ़िया, ये वीआईपी रूट है, यहां बैठना मना है, उठो। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़े। बेटा, पांव दर्द करते हैं, बेटी अभी आती है। बेटी बेटी क्या लगाइए, चलो उठो, नहीं तो लाठी से उठवाऊंगा। बेटा बस 1 मिनट। हीरालाल ने पीछे खड़े सिपाही को देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया। एक जोरदार थप्पड़ सरस्वती देवी के गाल पर। वो आवाज इतनी तेज थी कि पास के दुकानदार का हाथ रुक गया। चाय वाले की चाय छलक गई। एक बच्चा जो मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा था, वो सहम गया। सरस्वती देवी का सिर एक तरफ झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। होठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी सुहानी लौटी। उसने देखा मां का झुका चेहरा, आंखों में आंसू, गाल पर एक लाली। उसके हाथ से सब्जी का थैला गिर पड़ा। कुछ एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है। वो पल ऐसा था। सुहानी के अंदर एक बेटी टूट गई और एक डीएम खड़ी हो गई।
वो तेज कदमों से हीरालाल के सामने पहुंची। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत थी, और उस शांति में एक ऐसी ताकत थी जो चीख से ज्यादा डरावनी होती है। तुमने ये क्या किया? हीरालाल ने उसे देखा, एक साधारण कुर्ती में लड़की। उसने ऊपर से नीचे घुमाया और फिर हंसी छुपाते हुए बोला, तू कौन है बीच में आने वाली? चल हट। मैंने पूछा तुमने इन पर हाथ क्यों उठाया? ज्यादा बोली तो तुझे भी। हीरालाल आगे बढ़ा। सुहानी पीछे नहीं हटी। उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर दबाया। फोन उठते ही उसने कहा, मैं डीएम सुहानी राय बोल रही हूं। अभी घंटा चौक बाजार में हवलदार हीरालाल त्रिपाठी और उसकी पूरी टुकड़ी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। एसपी साहब से कहो 10 मिनट में यहां पहुंचे। एक पल का सन्नाटा, फिर फोन के उस तरफ से, जी मैडम, अभी। हीरालाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ ऐसा आया जो उसे रोज दूसरों में दिखाने की आदत थी, डर। झूठ बोल रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। सुहानी ने मां के पास जाकर उनका हाथ थामा, उनके आंसू पहुंचे, उन्हें उठाया, फिर धीरे से बोली, मां, मैं हूं, ठीक है आप? सरस्वती देवी कांप रही थीं, लेकिन बेटी का हाथ थामते ही उनकी आंखों में कुछ बदला। सुहानी ने मुड़कर हीरालाल की आंखों में देखा। मैंने तुम्हें एक आम औरत की बेटी समझा था, अपनी मां के साथ बाजार आई हुई। आज तुम्हें पता चल गया कि वो आम औरत कौन है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो महिला कमलाबाई थी, जिसकी टोकरी तुमने ठोकर से पलट दी, वो भी किसी की मां थी। उसे ये सब क्यों झेलना पड़ा? बाजार में भीड़ खड़ी थी, चुपचाप। सुहानी ने ऊंची आवाज में कहा, इस बाजार में हर रोज ये होता है। आम आदमी डरता है, न इसलिए कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसके पास वर्दी नहीं है। ठीक 9 मिनट बाद एसपी की गाड़ी आई। एसपी जगदीश मिश्रा तेजी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम, बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ। गलती नहीं एसपी साहब, ये एक पैटर्न है। इस थाने की शिकायत फाइल में पिछले 6 महीने में 41 शिकायतें हैं। हर एक पर लिखा है संज्ञान में लिया जा रहा है, किसी एक पर कार्यवाही नहीं हुई। एसपी का सिर झुका। हीरालाल त्रिपाठी और उसकी टुकड़ी अभी यहीं सस्पेंड। पूरे बाजार के सामने वर्दी उतरी। जो भीड़ सुबह से डरी हुई थी, उसमें पहले एक फुसफुसाहट उठी, फिर एक तालियां, फिर और। कमलाबाई, जो अपने फूल बीन रही थीं, उठकर खड़ी हो गईं और उन्होंने गेंदे का फूल सुहानी की ओर बढ़ाया। कुछ नहीं बोली, बस बढ़ाया। सुहानी ने वो फूल ले लिया। उस रात सरकारी बंगले पर लौटते वक्त सरस्वती देवी ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुनो। हाँ मां, आज के बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं। सुहानी ने मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। लेकिन वो रात इतनी आसान नहीं थी। रात के 11 बजे सुहानी के पीए सौरभ ने दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर वो घबराहट थी जो सिर्फ तब आती है जब कुछ बहुत बुरा हो चुका हो। मैडम, ये देखिए। उसने टैबलेट आगे किया। एक टीवी चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर सुहानी की तस्वीर थी। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डीएम की असली कहानी, एक भेष बदलने वाली अफसर का काला सच। एंकर चिल्ला रहा था, हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें डीएम सुहानी राय एक चाय वाले को धमकाती दिख रही हैं और उसे चुप रहने के लिए पैसे देती हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने आज ईमानदार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवाया। क्या ये सच में जनता की रक्षक हैं या एक बड़ी साजिश की सूत्रधार? वीडियो देखते ही सुहानी समझ गई। फुटेज असली था, लेकिन संदर्भ पूरी तरह बदल दिया गया था। वो चाय वाला उसका पुराना मुखबिर था। वो पैसे उसे उसकी महीने की मदद के थे। धमकी जैसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एडिट इस तरह से था कि सब कुछ उल्टा दिखता था। सौरभ ने कहा, मैडम, ये चैनल उन्हीं लोगों का है जिनकी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच हम करने वाले थे। ये वही हैं जो पिछले 10 साल से जिले में हर भ्रष्ट अफसर की ढाल रहे हैं। सुहानी का लैपटॉप खुला था।
सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। बड़े नेताओं के बयान आ रहे थे, कुछ उनके पक्ष में, ज्यादातर विपक्ष में। फिर लखनऊ से फोन आया, एक सीनियर अफसर की आवाज में, जिसमें सहानुभूति का दिखावा था और भीतर चेतावनी थी। सुहानी जी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये मीडिया ट्रायल, इसमें सच्चाई का कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए। सुहानी ने फोन रखा। वो खिड़की के पास गई। बाहर शहर की रोशनियां थीं। वही शहर जहां कमलाबाई अभी भी रात को अपने घर के दरवाजे पर फूल माला बांध रही होगी। वही शहर जहां सरस्वती देवी के गाल पर हुआ थप्पड़ आज भी लाल था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मां अंदर आई। उनके हाथ में दूध का गिलास था। ये पी, रात को दूध नहीं पिया तो सुबह सिर दर्द करेगा। सुहानी ने गिलास ले लिया। मां, मुझे लग रहा है ये लड़ाई बहुत बड़ी है।